अब उत्तर चाहिए ब्रॉट टू यू बाय आरप्योर का हल्दी मसाला, मिर्च धनिया करे कमाल, सबका राजा आरप्योर मसाला। दादी के हाथों का जादू और खुशबू से महकता घर, माँ की मुस्कुराहट और खाने की सुगंध। MDH गरम मसाला, क्योंकि हर रिश्ता है स्वाद से जुड़ा। मेरे पास है आरप्योर पाव भाजी का मसाला, आरप्योर पाव भाजी मसाला, पाव भाजी को टेस्टी बना डाला, सबका राजा आरप्योर मसाला। अरे श्रीमती जी, कुछ तो सस्ता लो, बचत करो। नहीं श्रीमान जी, सब बढ़िया लो, रहने दीजिए। इसमें क्या खास बात है? थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात। वाओ मामा, क्या स्वाद है। अरे मेरे राजा, सबका राजा आरप्योर मसाला। ये सीक्रेट रेसिपी MDH का जीरा सिप जल जीरा मसाला। सिप सिप जीरा सिप जीरा सिप MDH का जल जीरा सिप MDH का जल जीरा सिप। थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात। वाओ मामा, क्या स्वाद है। अरे मेरे राजा, सबका राजा आरप्योर मसाला। आरप्योर शाही पनीर मसाला, डिलीशियस, हेल्दी एवरीडे। अब छोलिया हो या लोबिया, सफेद चने या काले चने, सब कुछ मजेदार बने। कुछ तो सस्ता लो, सब बढ़िया लो, इसमें क्या खास बात है? थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात। सबका राजा आरप्योर मसाला। पाकिस्तान का दंड अभी पूरा नहीं हुआ। पाकिस्तान को जो दंड भारत देना चाहता है वह अभी पूरा नहीं हुआ, इसलिए दंड देने की प्रक्रिया भी अभी पूरी नहीं हुई, अधूरी है। जी हां, भारत के साहस, पराक्रम, शक्ति और सामर्थ्य का प्रतीक ऑपरेशन सिंदूर इसीलिए जारी रखा गया है, समाप्त नहीं किया गया। पर्दा नहीं डाला गया कि चलो भाई शो खत्म हुआ ना। दंड विधान भारत का जारी रहेगा ऑपरेशन सिंदूर के जरिए। हालांकि इस बीच में पाकिस्तान की बौखलाहट चरम पर पहुंच गई है, कई मोर्चों पर घिर गया। देश के भीतर दर्जनों जगह ड्रोन से हमले हो रहे हैं, धुआं धुआं, आग आग, लपट लपट हो की स्थिति। भारत ने पाकिस्तान के लाहौर के एयर डिफेंस सिस्टम को ध्वस्तीभूत कर दिया। ऑपरेशन सिंदूर के पहले चरण के बाद बौखलाए पाकिस्तान ने भारत में 15 स्थानों से घुसने की कोशिश की, हिमाकत की, और उन सभी 15 स्थानों पर घुसने की पाकिस्तान की हर कोशिश को भारत ने पूरी क्षमता के साथ ध्वस्त कर दिया। अब आप सोचिए, पाकिस्तान ये समझ नहीं पा रहा कि वो जाए तो जाए किधर। मुल्ला मुनीर की सेना टूटे हुए मनोबल के साथ खड़ी है, और भारत ने आज दुनिया को दिखा दिया कि इस अवसर पर पूरा देश एकजुट है, पूरे देश का राजनीतिक नेतृत्व एकजुट है, और सेना का उत्साह, सेना का साहस चरम पर है, हिमालय तक है। ये भारत ने आज दिखा दिया। इसीलिए सर्वदलीय बैठक में भारत सरकार ने यह ऐलान किया कि ऑपरेशन सिंदूर अभी जारी है, समाप्त नहीं हुआ। इसका मतलब है कि ऑपरेशन सिंदूर को लेकर भारत ने जो लक्ष्य तय किए हैं, अभी उन लक्ष्यों तक पूरी तरह भारत नहीं पहुंचा है। आधा सफर तय हुआ है, आधे से ज्यादा बाकी है, इसलिए यह ऑपरेशन जारी है। एक खबर और आ रही है,
जो दुनिया भर में जो लोग अमन पसंद हैं, मानवता के पक्ष में, उनके लिए राहत और संतोष और प्रसन्नता का समाचार है। जैश का करता धरता मसूद अजहर का छोटा भाई रऊफ कल भारत के ऑपरेशन सिंदूर में मारा गया। ये बड़ी खबर है, क्योंकि रऊफ कंधार विमान अपहरण कांड का मुख्य सूत्रधार था। भारत की संसद पर जो हमला हुआ था उसका सूत्रधार था, और ये वही आतंकी है जिसने अमेरिका के पत्रकार डेनियल का सिर काट दिया था और उसका वीडियो बना के दुनिया में जारी कर दिया था। वो मारा गया। आतंक का ढांचा भारत ने ध्वस्त कर दिया पाकिस्तान का, लेकिन पाकिस्तान बौखलाया पाकिस्तान अब अपने गोले दाग रहा है पुंछ में, राजौरी में, अखनूर में, सीमावर्ती गांवों पर, भारत के सामान्य नागरिकों पर, मंदिर पर, गुरुद्वारे पर पाकिस्तान की फौज गोली दाग रही है। ये किसी भी स्थिति से स्वीकार्य नहीं हो सकता, लेकिन फिर भी भारत अभी भी यही कह रहा है कि हम स्थितियों को और ज्यादा बिगड़ने देना नहीं चाहते। लेकिन अगर फिर भी पाकिस्तान नहीं सुधरा और उसकी हरकतें बंद नहीं हुई तो शठे शाठ्यम समाचरेत। ये दो टूक है मोदी सरकार का, दो टूक है सबको, दुनिया को भी और पाकिस्तान को भी। भारत के धैर्य की परीक्षा नहीं ली जाए, भारत के साहस की परीक्षा लेने की कोशिश कोई ना करे। यह है वो मिजाज है इस बार भारत में। अब ये 1965 और 1971 का भारत नहीं है, ये 2025 का भारत है, और वो दिख रहा है, दुनिया को भी दिख रहा है कि ये शिमला समझौता और ताशकंद समझौते वाला भारत नहीं है। ये अपना जय घोष दिग दिगंत तक व्याप्त करने वाला भारत है। स्थितियां तनावपूर्ण हैं, लेकिन हमारी फौज भी सन्नद्ध है और हर पाकिस्तान की हर चाल का माकूल जवाब देने की क्षमता के साथ सन्नद्ध है। हमारे साथियों ने इस पूरे परिदृश्य पर एक रिपोर्ट तैयार की है, और उस रिपोर्ट को पहले देखिए, फिर मेहमानों से परिचय कराएं और फिर ये समझने की कोशिश करेंगे कि पाकिस्तान की हसरतें और पाकिस्तान की शक्ति, उनके बीच में कोई रिश्ता है भी कि नहीं, कि हसरतें ही हसरतें हैं, शक्ति चली गई। एक और दूसरे इस बात को समझने की कोशिश करेंगे कि पाकिस्तान ने भारत के 15 स्थानों पर जो घुसने की कोशिश की उसका अर्थ क्या है, और इस बात को भी समझेंगे कि पाकिस्तान के शहर शहर जो ड्रोन से विस्फोट हो रहे हैं उनका संदेश क्या है। लेकिन पहले रिपोर्ट देख लीजिए। एक के बाद एक बम ब्लास्ट, धुआंधार ड्रोन अटैक और धड़ाधड़ धमाके, कुल मिलाकर धुआं धुआं है पाकिस्तान, और तबाही की तासीर बताने के लिए ये तस्वीरें गवाह है। दरअसल पहलगाम के पाप का तो भारत ने 6-7 मई की रात को ही बदला ले लिया, लेकिन गुरुवार को भी पड़ोसी देश पाकिस्तान में आतंक पर वार का सिलसिला नहीं थमा, बल्कि लाहौर से लेकर रावलपिंडी तक
करीब 50 शहरों में ड्रोन हमले के बाद ऐसा गुबार उठा कि दुनिया दंग रह गई और खुद पाकिस्तान को समझ नहीं आया कि बताए तो कैसे बताए, जताए तो कैसे जताए। एयर डिफेंस सिस्टम सिसक कर रह गया। पाकिस्तान की हवाई सुरक्षा यूनिट के HQ-9 मिसाइल लॉन्चरों को बड़ा नुकसान हुआ है। कुल मिलाकर सारे दावे दाव पेच दम तोड़ गए। खबर यह भी है कि कंधार प्लेन हाईजैक का मास्टरमाइंड मारा गया। सरकार ने भी ऐलान कर दिया कि जारी है ऑपरेशन सिंदूर। पाकिस्तान और पीओके में जिस तरह से हमारी आर्म्ड फोर्सेस ने टेरर कैंप्स को नेस्त नाबूद किया है, वो हम सब के लिए एक गौरव का विषय है। जिस प्रेसीजन के साथ यानी जिस सटीकता के साथ ऑपरेशन सिंदूर एग्जीक्यूट किया गया, वह अनइमेजिनेबल है, बहुत ही सराहनीय है। इसमें 9 टेररिस्ट कैंप्स तबाह हुए और अच्छी खासी संख्या में आतंकी मारे गए। जिस तरह से इस ऑपरेशन को किसी भी इनोसेंट को नुकसान पहुंचाए बिना मिनिमम कोलेटरल डैमेज के साथ अंजाम दिया गया, वह इसलिए संभव हो पाया क्योंकि हमारे फॉर्मिडेबल एंड प्रोफेशनली ट्रेन्ड आर्म्ड फोर्सेस के पास इक्विपमेंट भी हाई क्वालिटी के थे। लश्कर तैयबा, जैश ए मोहम्मद और हिजबुल मुजाहिदीन के आतंकी ठिकानों पर भीषण बमबारी से पाकिस्तान में हाहाकार मच गया। तमाम एटमी शहरों में एक के बाद एक धमाके ने पाकिस्तान की धड़कनें थाम दी। लाहौर में एयर डिफेंस सिस्टम पूरी तरह तबाह हो गया। हालांकि बौखलाए पाकिस्तान ने भी भारत के करीब 15 शहरों में हमले की कोशिश की। भारत ने जवाबी हमले में उन सभी को नाकाम कर दिया। तो मुझे लगता है कि ये एक तरफ से पाकिस्तान घबरा गया है, उसको घबराहट सी आ रही है, लेकिन भारत का रिस्पांस जो है वो अभी तक बहुत रिस्पॉन्सिबल है। हमने एस्केलेट नहीं किया है, लेकिन जवाब में पूरा जिस प्रकार से पाकिस्तान ने फायरिंग किया है उसका पूरी तरह से जवाब दिया है ताकि वो इन हरकतों को रोके। अभी देखते हैं ये भारत का डेटरेंस इफेक्टिव होता है, नहीं तो फिर हमको और किसी और तरीके से पाकिस्तान को सबक सिखाने की आवश्यकता पड़ेगी। उधर दुनिया में हलचल, पाकिस्तान ने एक्शन और दिल्ली में सियासी दलों का मंथन। एक साथ एकजुट खड़े देश में संदेश यही है कि हम साथ साथ हैं। सर्वदलीय बैठक में भी यही संदेश है कि आतंक को करारा जवाब दिया जाए। हम सभी जितने भी पार्टी के लोग थे, सभी ने ये बताया कि इस घड़ी में, इस संकट के घड़ी में हम सब आपके साथ हैं और आप जो काम कर रहे हैं करते रहिए और देश के हित में हम आपके साथ रहेंगे। ऑल पार्टी मीटिंग में मैंने कॉम्प्लीमेंट किया हमारी आर्म फोर्सेस को और भारत सरकार को कि उन्होंने एक ऑपरेशन सिंदूर को अंजाम दिया। मैंने अपनी बात में ये कहा कि एक इंटरनेशनल कैंपेन हमको चलाना चाहिए TRF के खिलाफ। बहरहाल पहलगाम में हमले के बाद पाकिस्तान की उल्टी गिनती शुरू हो गई है। सेना को फ्री हैंड के बाद अब पाकिस्तान के सामने खुद के अस्तित्व पर संकट खड़ा हो गया है। सवाल यही है कि ऑपरेशन सिंदूर जारी रहने के मायने क्या है? क्या बदलने वाला है पाकिस्तान का नक्शा? क्या पाकिस्तान बदलेगा? ये सवाल आज से नहीं, सवाल तो जब से पाकिस्तान का जन्म हुआ तब से दुनिया पूछ रही है, आज तक नहीं बदला। मेहमानों साहब का परिचय करा दें। अवधेश पांडे जी हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता, अवधेश जी का स्वागत है। अशोक यादव जी हैं, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता, अशोक जी का स्वागत है। और दो सैन्य विशेषज्ञ, रक्षा विशेषज्ञ हमारे साथ बहुत जल्दी अभी जुड़ेंगे। अशोक जी, भारत का विपक्ष बहुत व्यग्रता के साथ रोज ये पूछता था कि कुछ करेंगे भी कि नहीं करेंगे, और मैंने तो बहुत संयमित शब्दों में कहा, पूछने में कई तरीके की बातें आती थी, भाषा शैली से लेके तेवर तक। कल हो गया और जो प्रक्रिया हुई वो अभी जारी रहेगी, इसका भी ऐलान हो गया। अभी चाहे तो इसको
ट्रेलर मान लो और चाहे इंटरवल मान लो, लेकिन फिल्म अभी बाकी है। अशोक जी नहीं जी देखिए अमिताभ जी, लोकतंत्र है और लोकतंत्र में सवाल जवाब तो हम लोगों के आपस में चलते ही रहते हैं, लेकिन जब सवाल देश का होता है, देश की रक्षा का होता है, तो सारे लोग, सारे विपक्ष पक्ष जितने लोग, सब लोग यूनाइट हो जाते हैं और सब लोग भारतीय बन जाते हैं। उस समय न कोई भाजपा रहता, न कोई सपा रहती है, न कोई कांग्रेस रहता, सब लोग भारतीय हो जाते हैं। यही हमारे देश की खूबसूरती है और यही इस देश के रक्षा के लिए, इस देश की सुरक्षा के लिए ये जरूरी भी है। दूसरी बात, आपने जो कहा कि सरकार ने इतना बड़ा काम किया है, तो इस सरकार के साथ, इस सेना के साथ हम लोग सभी लोग खड़े हैं और सेना को और इस देश के आन बान शान के प्रतीक के तौर पर सेना है, उसको सादर प्रणाम हम लोग करते हैं। उसकी शौर्यता, वीरता, अदम्यता पर हम लोगों ने हमेशा इस देश और दुनिया को दिखाने का काम किया है कि भारत कैसा देश है। और सबसे बड़ी बात है अनुशासन हमारे सेना में अमिताभ जी, ये बहुत ही कूट कूट कर भरा है। और इसके बाद में एक माखनलाल चतुर्वेदी की एक कविता है, हम लोग पढ़ते थे, पुष्प की अभिलाषा। वो पुष्प की अभिलाषा, जब वो पुष्प कहता है कि चाह नहीं मैं सुरबाला के गहनों में गुथा जाऊं, चाह नहीं मैं प्रेमी माला बन बिंद प्यारी को ललचाऊं, चाह नहीं मैं सम्राटों के शव पर हे हरि डाला जाऊं, चाह नहीं देवों के सिर पर चढ़ूं भाग पर इतराऊं, मुझे माली से फिर वो कहता है, मुझे तोड़ लेना बनमाली, देना उस पथ पर तुम फेंक, मातृभूमि पर शीश चढ़ाने जिस पथ जाए वीर ने। ये माखनलाल चतुर्वेदी 1921 में कविता लिखे थे अमिताभ जी, और पूरा रोम रोम खिल उठता है ये कविता का जब हम लोग पाठ करते हैं, तो आज वही कविता याद आ रही है हमारे देश के सपूतों को लेकर के, हमारे देश की सेना को लेकर के। अब इसके बाद भी मैं कहूंगा, हम पूरा विपक्ष, जनता का एक एक व्यक्ति, सरकार और सेना साथ खड़ा है और पाकिस्तान को नेस्तनाबूद करने की जरूरत है। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने भी कहा था कि जब मामला जड़ पर अटैक होगा, टहनियां अपने आप सूख जाएंगे। तो जड़ पर अटैक हुआ है, जितने भी आपने दिखाया है ना, जितने आतंकवादी सब सूख जाएंगे अब, क्योंकि जड़ पे अटैक हुआ है और हमारी सेना ने माकूल जवाब दिया है। और जिस तरह से देखिए हमारे डिफेंस सिस्टम जो हमारा है वो आज वर्ल्ड लेवल का है अमिताभ जी। हमारे पास जो ICBM लेवल की इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल रेंज की, हमारे 7वां देश हम लोग हैं पूरे विश्व में। पाकिस्तान वगैरह कहाँ हमारे सामने टिकेंगे। जी, हमारे साथ मेजर मोहम्मद अली शाह साहब भी जुड़ गए हैं, उनका भी बहुत बहुत स्वागत है। मैं एक बात कह के फिर अवधेश जी के पास आऊंगा, फिर मेजर साहब के पास आऊंगा, लेकिन एक बात और कहूंगा। अच्छा, इस बार विधाता ने, सरकार ने, कुछ भी कह लीजिए, इस बात का भी ख्याल रखा कि भरपूर सबूत उपलब्ध करा दिए। इधर कार्यक्रम संपन्न हुआ, उधर सबूत ही सबूत। नहीं अशोक भाई, मांगने का काम ही नहीं रखा, अपने अपने मोबाइल पर देखते रहो रात दिन, सब दिख रहा है। बालाकोट के समय में मांग आई थी कि सबूत लाओ। अशोक जी देखिए अमिताभ जी, मैंने कहा कि लोकतंत्र है, लोकतंत्र में सवाल जवाब होते रहेंगे, होते रहे हैं, होते रहेंगे। लेकिन फिर मैं वही कहूंगा, जब सवाल देश का रहता है तो सिर्फ एक सवाल रहता है कि कैसे अपने दुश्मन को धूल चटाई जाए, और आज वही एक सवाल है कि कैसे पाकिस्तान को और उन आतंकवादियों को धूल चटाई जाए जो हमारे देश की अस्मिता पर गाहे बगाहे प्रहार करते रहते हैं। जी बिल्कुल ठीक बात है। अवधेश पांडे जी, ऑपरेशन सिंदूर जारी रहेगा, एक घोषणा। दूसरा बड़ा घटनाक्रम हुआ कि सीमा पर पुंछ, अखनूर, राजौरी ऐसे इलाकों में भारत के नागरिकों पर, सिविलियंस पर पाकिस्तान का बर्बर हमला, गोले दाग रहा है, जबकि किसी भी युद्ध नियम का उल्लंघन है। आप सामान्य नागरिकों पर गोला कैसे दाग सकते हैं? और तीसरा केंद्र है, तीसरा डायमेंशन है कि कल ऑपरेशन सिंदूर से लेके और आज सुबह तक पाकिस्तान ने भारत में 15 स्थानों से घुसने की कोशिश की, हमला करने की कोशिश की, और भारत की सेना ने वो 15 प्रयास निष्फल कर दिए। और उसके जवाब में फिर ये स्थिति बनी कि पाकिस्तान भर में आज आतिशबाजी होती घूम रही है, जगह जगह धुआं धुआं, आग आग, हमले बम ही फट रहे हैं पूरे पाकिस्तान में। कैसे देख रहे हैं सारी तस्वीर को? देखिए अमिताभ जी, भारत ने जो ऑपरेशन सिंदूर चलाया है उसमें बहुत जवाबदेही के साथ, पूरी संवेदनशीलता के साथ और पूरी सटीकता के साथ
हमला किया है और जिसमें आतंकी ट्रेनिंग वाले कैंप को ही सेना ने ध्वस्त किया है। कहीं भी नागरिकों पर हमला नहीं हुआ है, कहीं भी सेना की किसी केंद्र पर हमला नहीं हुआ है और ऐसा हमला हुआ जिसमें बदला पूरा हो गया। और उसके चाहे वो हिजबुल मुजाहिदीन के आतंकी हों, चाहे लश्कर तोयबा के आतंकी हों, चाहे जैसे मोहम्मद के आतंकी हों और चाहे विभिन्न आतंकी जो वहां ट्रेनिंग ले रहे थे, वहां उन पर करारा एक्शन हुआ और 100 से अधिक आतंकवादी जमी दोज हुए हैं। जो मोदी जी ने एक सभा के दौरान कहा था कि कल्पना से परे होगा ये हमला और आतंकियों को मिट्टी में मिलाने का काम होगा और उनके आकाओं को भी मिट्टी में मिलाया जाएगा जो बची खुची उनकी जमीन बची हुई है। लेकिन जिस प्रकार से उसके बाद पाकिस्तान ने सीमावर्ती क्षेत्रों पर निर्दोष नागरिकों पर हमले किए, कुछ गुरुद्वारों पर, मंदिरों पर हमले की सूचना आई जिसमें कुछ निर्दोष नागरिकों के हताहत होने की खबर है। ये बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है। और जिस तरह से भी आप चर्चा कर रहे थे कि उन्होंने 15 मिसाइलें दागी थी भारत के विभिन्न शहरों की तरफ, सेना के बहादुर जाबाज लोगों ने उसको मिसाइल उनकी ध्वस्त कर दिया और लाहौर का उनका जो एयर डिफेंस सिस्टम था उसको भी न्यूट्रलाइज कर दिया, उसको भी बर्बाद करने का काम सेना के लोगों ने किया। और इस सब के सार में जो बातें रक्षा मंत्री राजनाथ जी ने कही कि जिन मोहि मारा ते मैं मारे, हम लोगों ने जो जिन मासूम लोगों को आतंकियों ने मारा था केवल उन्हीं को सजा दी। और आज भी जब उनकी मिसाइलों को ध्वस्त करने के बाद सेना का आधिकारिक बयान आया तो उसमें भी कहा गया कि हमने कोई उकसाने की कार्रवाई नहीं की है, बल्कि उन लोगों ने जो मिसाइलें दागी हैं उनको ध्वस्त कर दिया है। लेकिन अगर पाकिस्तान कोई दुस्साहस करेगा, उसकी आर्मी कोई दुस्साहस करेगी तो भारत इसका माकूल जवाब देने के लिए सक्षम है। और एक बड़ी खबर जिसकी चर्चा भी आपने संकेतों में की है कि जो जैसे मोहम्मद का करता धरता था और जिसने IC 814 विमान अपहरण किया था, कंधार ले गया था, उसका जो जैसे मोहम्मद का सुप्रीम कमांडर था रऊफ असगर, उसको वो भी मारा गया है। ये भारत के लिए एक बहुत बड़ी खबर है कि एक शीर्ष कमांडर जैसे मोहम्मद का, उसको भारत की सेना ने मार गिराया है। जो मोदी जी कहते हैं हमेशा की सौगंध मुझे इस मिट्टी की, मैं देश नहीं झुकने दूंगा, आज उसी लाइन पर भारतीय फौज आगे बढ़ रही है। और ये अच्छा है कि आल पार्टी मीटिंग में सबने एक सुर से ये बात कही, नहीं तो कुछ लोग ऐसी बातें बोल दिया करते थे कि पाकिस्तान की असेंबली में उनकी बातों को ही नजीर बना करके वहां के लोग डिबेट करते थे और भारत के जो बयान रहते थे उसको कंडम करने की कोशिश ठीक है अवधेश भाई, अभी रुक लेकिन आज ये बहुत सुंदर बात है। अब भारत का स्वर एक है, भारत का चेहरा एक है, सब तिरंगे के पीछे खड़े हैं एक ही भाव से। हमारे साथ कमांडर डॉक्टर भूषण दीवान साहब भी जुड़ गए हैं। दीवान साहब का बहुत स्वागत है। मोहम्मद अली शाह साहब, ऑपरेशन सिंदूर के पार्ट 1 के बाद जो पाकिस्तान ने हरकतें शुरू की हैं उनको कैसे देख रहे हैं आप? क्योंकि अब सबसे बड़ा प्रश्न यही है कि ऑपरेशन सिंदूर पार्ट 2 में क्या होगा और एक ऑपरेशन सिंदूर पार्ट 1 के बाद पाकिस्तान ने जो हरकतें शुरू की उनको हम कैसे देखें? जी अमिताभ जी, आप बड़ा अच्छा सवाल है। देखिए, हिंदुस्तान की नीति बहुत है कि हम किसी को छेड़ेंगे नहीं भैया, लेकिन किसी ने अगर हमको छेड़ा तो उसे हम छोड़ेंगे नहीं। ये बहुत गलती करेगा अगर कोई सोचेगा हम उसे छोड़ेंगे हमें छेड़ने के बाद। आप ये पाकिस्तान ने 22 अप्रैल को 26 मासूम बेगुनाह मार दिए। 2500 हमारे नागरिक थे, एक नेपाली नागरिक था, बेगुनाह थे, वो निहत्थे थे, एंजॉय करने आए थे, कश्मीर घूमने आए थे। हमने प्रधानमंत्री साहब गए थे सऊदी दौरे पे, अपना दौरा रद्द करके वापस हिंदुस्तान अर्जेंट लौट कर आए, तत्काल लौट कर आए। उन्होंने बिहार में जाके ये स्पीच दी, सदा मिलेगी, जरूर मिलेगी, और सदा भी ऐसी जिसकी वो कल्पना भी नहीं कर सकते। हमने 14 दिन लगाए, लेकिन सटीक तरीके से उनके टेररिस्ट लॉन्च पैड्स पे
प्रिसिशन शूटिंग करी, बहुत स्ट्राइक करी हमने, 9 के 9 ध्वस्त हो गए। और आप देखिए, खूबी देखिए आप, बाजू में जो मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट या सिला के थे, उनकी एक ईंट भी बाका नहीं हुई। पाकिस्तान को हमने कहा कि हमने पाकिस्तान पे हमला नहीं करा है, हमने आतंकियों पे हमला किया है। पाकिस्तान ने कल रात को फिर बदमाशी करी, 15 जगहों से हमला किया, घुसपैठ की कोशिश करी, हमारे मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट पे हमला की कोशिश करी, कुछ चंद सिविल इलाके वहां पर तो हमला कर दिया। बच्चे, छोटे छोटे बच्चे मारे गए हैं इसके अंदर। हिंदुस्तान ये चीज नहीं लेगा। हमने भी उन पर फिर ऑपरेशन सिंदूर अगर पाकिस्तान सोच रही है कि हल्के में छूट जाएगी, ऑपरेशन सिंदूर ही नहीं, हम इनको सिंदूर घुमा के नहीं मारेंगे। उसके बाद हमने ठीक है, इनका एयर डिफेंस सिस्टम वो नष्ट कर दिया, इनके ठीक है। मोहम्मद अली साहब, मैं दीवान साहब के पास चलता हूं, आपके पास दोबारा लौटूंगा। थोड़ी तकनीकी समस्या भी आपकी वॉइस में। डॉक्टर भूषण दीवान, भारत का एक सुविचारित स्टैंड है कि हम पाकिस्तान पर हमला नहीं करेंगे, पाकिस्तान के नागरिकों पर हमला नहीं करेंगे, हम पाकिस्तान में रहने वाले आतंकी और उनके अड्डों को नष्ट कर रहे हैं। ठीक बात, आज भी भारत ने उसी को दोहराया है। लेकिन पाकिस्तान की आर्मी तो सीधे भारत पर ही, भारत के सामान्य लोगों को निशाना बना रही है। अब जो गोला बारूद चल रहा है वो आतंकित नहीं चला रहे हैं, वो पाकिस्तानी आर्मी चला रही है। जो 15 जगह से मिसाइल के जरिए घुसने की कोशिश हुई, वो दाऊद और हाफिज सईद और मसूद अजहर नहीं आए थे उन लेके, वो तो पाकिस्तानी आर्मी है। दीवान साहब कैसे देखें इसको? अमिताभ जी, जिस स्थिति में पाकिस्तान जाके फंसा है अभी, ना उगलते बनता है ना निगलते बनता है। अगर वो चुप रह जाएं, हमारी 9 टेररिस्ट स्ट्राइक्स के बाद कल रात को जो हुआ, चुप रह जाएं, 6 और 7 की रात को जो हुआ, अगर चुप रह जाएं तो उनकी जनता मुंह नोचेगी, और अटैक करें तो इंडिया इनको छोड़ेगा नहीं। वो है ना सुनील शेट्टी का डायलॉग, वो तुम्हें जीने नहीं देंगे, हम तुम्हें मरने नहीं देंगे। मुगले आजम, मुगले आजम, हाँ, मुगले आजम बाद में। खैर, मैं ये कहना चाह रहा हूँ, तो ये तो हम तो चाहते हैं कि ये गलती करें जो कर रहे हैं, बात आगे बढ़ेगी। ये लंबे दूरी के घोड़े नहीं हैं, 3-4 दिन में के अंदर इनका एम्यूनिशन आर्म्स खत्म हो जाएंगे, 7-8 दिन में पेट्रोल खत्म हो जाएगा। तो इनको छलांगे मारने दीजिए और इनको ट्राई करने दीजिए, इनका अस्त्र शस्त्र भी नष्ट होगा, तब भारत पूरे फोर्स में आएगा। तो ये अच्छी बात है, क्यों, हमने जड़ से सफाया करना है इनका, और ये बहुत अच्छा मौका है। चीन ने भी कोई स्टेटमेंट जो दी है, आपने देखा है, फुल फ्लैज सपोर्ट नहीं कर रहा चीन इनको, अमेरिका भी फुल फ्लैज सपोर्ट नहीं कर रहा है। जो आगे और अगर अमेरिका ने चीन के ऊपर दबाव ना डाला होता तो चीन तो खुल के आ जाता। तो मसूद अजहर को यूएनओ के अंदर उसको एज ए टेररिस्ट डिक्लेयर करने के अगेंस्ट वीटो यूज करता था चीन, ये वो चीन है। तो ये ऐसा मौका है, इसको हमने भुलाना है। पर मैं कहना ये चाहता हूं जनाब, बड़ा भारी चैलेंज उभर रहा है हमारे सामने, एक टोटल वॉर है, टोटल युद्ध है। और इसके अंदर मैंने एक और चीज नोट किया, आज मोदी साहब ने गृह सचिव से मुलाकात की, इसमें मैं ये देख रहा हूँ, समय बताएगा क्या है, सारे सेक्रेटरी से मुलाकात की उन्होंने। उनका तो ये अप्रोच रहता है कि थ्रू मिनिस्टर डायरेक्ट डील करो, और कोऑर्डिनेशन होना चाहिए पूरा। वॉर जो है सिंगल आर्मी या नेवी या एयरफोर्स का नहीं होता है, पूरे देश का होता है। तो कोऑर्डिनेशन होना चाहिए डिपार्टमेंट्स में, हर तंत्र के हर भाग में। और पर ये मैं देख रहा हूं क्या कि मेरी समझ में जो हमारे स्लीपर सेल हैं कम, और 4-5 करोड़ जो इलीगल लोग घुसे हुए हैं, मेरी समझ में लगता है, जो गृह मंत्री से बात हुई है, ऑर्डर पास करो 800 कलेक्टर्स को, अपने कलेक्टर के तुम राजा हो, अगले 6 महीने में 9 महीने में इनको रिपोर्ट करो, जो स्लीपर सेल खत्म करो। नहीं दीवान साहब, एक मिनट रुके, एक मिनट डॉक्टर साहब, एक मिनट। इसमें एक प्रैक्टिकल समस्या है।
हमने ये ऑर्डर पास कर दिया सरकार ने कि भाई सबको डिपोर्ट करो। अब 5 करोड़ आदमी इकट्ठे हो गए, ठीक, उनको कहाँ ले जाके छोड़े? पाकिस्तान तो जिसके पास पासपोर्ट वीजा सब है उसके लिए दरवाजा बंद कर लेता है, कहाँ छोड़ दें? ये भी तो बताए कोई भाई। इनको कहाँ ले, 5 करोड़ 7 करोड़ जो भी हो उनको ले जाएंगे कहाँ? पाकिस्तान तो वो मुल्क है दीवान साहब जिसने कारगिल में अपने सैनिकों के शव लेने से इनकार कर दिया था। नहीं मानता हूं मैं, ये 5-7 करोड़ पाकिस्तानी नहीं है अमिताभ जी, ये तो बांग्लादेशी हैं। जनाब मैं बता रहा हूं आपको, ये जो 5 लाख औरतें बैठी हैं जिनके खाविद पाकिस्तान में हैं, उनको अब गिन लो, बच्चे मिला के 25 लाख, 1 करोड़, 50 लाख। पर मैं कहना ये चाहता हूं, हम तो ऐसे, अरे भिक्षु, बर्मा के, म्यांमार के भिक्षु, उन्होंने रोहिंग्या को मार मार के भगा दिया, जो बुद्धम शरणम गच्छामि घंटे बजाते रहते हैं। और हम जो हैं, हर भगवान हमारे हाथ में शस्त्र लेकर चलता है और हम बातें करते कैसे करेंगे? अरे हमने नहीं करेंगे तो मार खाते रहेंगे। अभी मैंने आज एक वीडियो देखा है, मुजफ्फरनगर से रात को एक हिंदू भाई अपना होटल बंद करके निकला है। रात मुसलमानों ने, हर मुसलमान ऐसा नहीं है, सिर्फ हरे मुसलमानों ने, मैं कह रहा हूं, उसकी गाड़ी रोक के पूछा है क्या है नाम तुम्हारा? उन्हें मैं, हिंदू हो तुम? हिंदू हो? तुम्हें शर्म नहीं आती? तो डर नहीं लगता? रात को 10:30 बजे अकेले तुम जा रहे हो, उसको मारपीट किया है, गाड़ी तोड़ी है, तुम हिंदू हो? पहलगाम में क्या हुआ है? सबक नहीं लेते हो भाई? आप इसको टच नहीं करेंगे, धीरे बढ़ती जाएगी मर्ज। तो ये हमने अभी पीछे नहीं हटना है। आपकी बात दीवान साहब ठीक है, आपकी बात यहां तक ठीक है, लेकिन इसके आगे भी समाधान चाहिए। हमने आइडेंटिफाई कर लिया, वो रोहिंग्या हो, वो बांग्लादेशी हो, वो पाकिस्तानी हो, वो कहीं के हो, टिम्बकटू के, आखिर उनको जाएंगे। जब तक उनका कोई पेरेंटल देश अपना दरवाजा नहीं खोलेगा, उन 5 करोड़ को कहां ले जा सकता कोई? मोहम्मद अली शाह साहब, ये एक बड़ा प्रैक्टिकल प्रॉब्लम है। मान लीजिए हमने 1 करोड़ बांग्लादेशी आइडेंटिफाई कर लिए और बांग्लादेश ने अपना दरवाजा बंद कर लिया, तो उनको कहां ले जाएं? आपकी बात बिल्कुल सही है अमिताभ भाई। ये बहुत बड़ी समस्या है, ये सोच के इसके ऊपर एक विचार करना पड़ेगा। एक चीज मेरे दिमाग में शुरुआत से, आपका शुरू हुआ था तब से आ रही थी, आपने जब आप कविता की बात कर रहे थे तब, एक बहुत मशहूर माखनलाल चतुर्वेदी की कविता है पुष्प की अभिलाषा, जो हमारे देश के जाबाज फौजियों के लिए है, अशोक जी ने अभी उसी को की पढ़ा, परवाह करे बगैर अपनी जान की बाजी लगा देते हैं, उनके लिए। चाह नहीं मैं सुर बाला के गहनों में गूंदा जाऊं, चाह नहीं प्रेमी माला में बिन प्यारी को ललचाऊं, चाह नहीं सम्राटों के शव पर हे हरि डाला जाऊं, चाह नहीं देवों के सर पर चढ़ूं भाग्य पर ढलाऊं, मुझे तोड़ लेना वनमाली उस पथ पर देना तुम फेंक, मातृभूमि पर शीश चढ़ाने जिस पथ जाए वीर अनेक। तो ये हमारे देश के फौजियों के लिए है। अच्छा, कमिंग बैक टू योर क्वेश्चन अगेन, आपने पूछा कि इन लोगों को कहां जमा करके कहां पे डाला जाए। भाई पाकिस्तानी है, अगर पाकिस्तानी डॉक्यूमेंट है, पाकिस्तान को लेना पड़ेगा। और अगर पाकिस्तान नहीं लेती है, वीडियो बनाओ, मीडिया में दिखाओ, बताओ अंतरराष्ट्रीय कम्युनिटी में कि पाकिस्तान ने अपने नागरिक, एक बात आपको बताएं मोहम्मद शाह साहब, एक मिनट भाई, एक मिनट, मैं तो प्रैक्टिकल आदमी हूं, मैं ज्यादा किताबें नहीं पढ़ता, मैं तो जो देखता हूं दुनिया में वही समझता हूं। हमने कारगिल में चिट्ठी पत्री किताब उनको भेज दी थी सारी कि भैया ले जाओ, ये मरे पड़े। उन्होंने कहा हम नहीं ले जाएंगे। बोले हम क्या करें? बोले आपकी मर्जी आए, तेल डाल के फूंक दो, मर्जी आए गाड़ दो, जो समझ में आए कर दो, नहीं तो गंगा में बहा दो, हम नहीं लेंगे। ऐसे से कौन समझाएगा भाई? जो बिल्कुल पगलेट हो जाए देश, पागल हो जाए जो मुल्क, उसका क्या करेंगे आप? आपने कभी सुना किसी देश ने अपने सैनिकों के शवों को लेने से इनकार कर दिया हो? पाकिस्तान ने कर दिया था। और हम आप ये अगर सोचे कि 2 करोड़ आदमी की फोटो हम पाकिस्तान को भेजेंगे कि भाई दरवाजा खोलो, अटारी इनको ले ना, वहां कौन किसकी सुन रहा है? दीवान साहब आप कुछ कह रहे थे। अमिताभ जी, मैं तो बांग्लादेश लैंड बॉर्डर से ही गया हूं, फ्लाइट से नहीं गया हूं। जब मुझे न्योता आया था टू चीफ गेस्ट ऑफ ए कॉन्फ्रेंस 2016 में ढाका में गया था मैं कहना क्या चाहता हूं, पूरा जो बॉर्डर है बांग्लादेश इंडिया का 3000 किलोमीटर का बॉर्डर है, पोरस बॉर्डर है, बट फेंसिंग नहीं है। कोई कहीं से आता है, कहीं से जाता है,
आप इसकी चिंता बिल्कुल ना करें। पहले तो एक ऐसी कॉन्क्लेव थे, कॉन्क्लेव माना भारत का पोर्शन बांग्लादेश के अंदर है और बांग्लादेशी लोग भारत के टेरिटरी में आते हैं, पोरस बॉर्डर है। जब इनको अपना भागे जाएंगे तो हमने इनको भगाना है। बांग्लादेश के पास कौन सा तंत्र है, कौन सी पुलिस है, कौन सी बीडीआर है इनको रोक लेगी? से अंदर वहां जाएंगे। जैसे रोहिंग्या को भगाया गया म्यांमार से कम 1 करोड़ को भगाया गया। ये बॉर्डर एलओसी और आईबी जो एलओसी पाकिस्तान की तरफ है, ऐसा नहीं है, बड़ा पोरस बॉर्डर है। क्यों? नदी है, आपको पता है नदी क्या होती है? इस साल नदी यहाँ बह रही है, अगले साल नदी वहां बहती है, पूरा पोरस बॉर्डर है। अकेले जाएंगे तो वहीं जाएंगे, हमारी विल पावर नहीं है। बोडोलैंड में ट्रेवल किया है मैंने, ठीक है, तो वहां भी सब देख के बैठे हुए हैं। ये तर्क भी ठीक है, लेकिन अभी ठीक बात है। अभी मुझे लगता है अशोक जी, अभी समय तात्कालिक प्राथमिकताओं का है। ये एक पंचवर्षीय योजना हो सकती है कि आइडेंटिफाई करिए, उनको देखिए और सर्च करिए, देशव्यापी सर्च अभियान चले, इतना बड़ा देश है, एक हो सकता है। लेकिन अभी जो तात्कालिक स्थिति है, जिस ओर परिस्थितियां जा रही हैं, जिस ओर तनाव बढ़ रहा है, अशोक जी, मुझे लग रहा है उस समय देश की सारी ऊर्जा, सारी शक्ति, सारे संसाधन एक ही दिशा में लगने चाहिए, नहीं? फोकस डाइवर्ट नहीं होना चाहिए, डेविएट नहीं होना चाहिए। अशोक यादव जी। जी बिल्कुल, आपने सही कहा कि इस समय जो प्राइम हमारी जो ड्यूटी है, वो ड्यूटी यही है कि हमें कैसे पाकिस्तान को घुटने पे लाना है और अंतर्राष्ट्रीय बिरादरी को ये भी दिखाना है कि हम गलत नहीं हैं। अभी तमाम गेस्ट ने हमारे बताया कि प्रिसीजन अटैक हुआ, बिल्कुल सटीकता से अटैक हुआ। तो ये हम लोगों ने सिलेक्टिव मारा, जो टेररिस्ट थे उनको मारा हम लोगों ने पाकिस्तान की जनता पर या पाकिस्तानी आर्मी पर कहीं हम लोगों ने कुछ नहीं किया। तो जनता जो जो यूरोपियन यूनियन ने भी सपोर्ट किया इंडिया की इस बात को, और तमाम इंटरनेशनल कम्युनिटी का भी सपोर्ट है इंडिया को। इसीलिए सपोर्ट है ना कि हम लोग अपराधियों को मार रहे हैं, हम लोग आतंकवादियों को मार रहे हैं, और हमारे पास इतना अच्छा जो डिफेंस सिस्टम हमारा है, स्कार्प जो मिसाइल हमारी है, उस मिसाइल की खूबी है कि उसमें स्टेल्थ टेक्नोलॉजी लगी हुई है। वो रडार का जो जो वेव है वो उसको एब्जॉर्ब कर लेता है, उसको डिटेक्ट नहीं कर पा रहा पाकिस्तान रडार। इसलिए तो हम लोग 9 जगहों पर मार दिए। 4 जगह हम पाकिस्तान के अंदर घुस के मारा मिसाइल ने, और 5 जगह पीओके में मारा, और पाकिस्तान ने 15 जगह प्रयास किया, लेकिन एक भी जगह नहीं सफल हुआ, क्योंकि उसके पास टेक्नोलॉजी नहीं है जो हमारे पास है। उसका HQ-9 जो डिफेंस सिस्टम है, हमारे 3 जगहों का हमारे ड्रोन ने जो पूरा नेस्तनाबूद कर दिया। तो पाकिस्तान तो घुटने पे आ जाएगा, हफ्ता भर की लड़ाई नहीं उसके पास क्षमता झेलने की। तो हमारा जो प्राइम ड्यूटी है देश की, वो यही है कि किसी तरह से पाकिस्तान को हम लोग इतना ज्यादा उसके ऊपर दबाव बना दें, अंतर्राष्ट्रीय दबाव और हमारे आर्मी का दबाव, कि दोनों तरह का दबाव हो जाए, ताकि पाकिस्तान भविष्य में कभी ऐसी हिमाकत न करे कि हमारे देश में प्रॉक्सी वार या आतंकवादियों के इस तरह का काम करे। आपने कहा ना कि वो अपने सैनिकों को नहीं लिया, बिल्कुल सही है। 99 कारगिल वार हम लोगों को याद है, तमाम हमारे जो सैनिक उनके मारे गए थे हमारे सैनिकों के द्वारा, वो लिए ही नहीं। और अच्छा लिए क्यों नहीं, एक चीज आपको पता ही होगी, क्योंकि वो तो कहता था कि हमारे लोग हैं ही नहीं, ये तो वहां के फ्रीडम फाइटर है जम्मू कश्मीर के, तो अपने लोगों को अगर ले लेते तो अंतर्राष्ट्रीय समुदाय में यही होता कि आपके सैनिक थे। तो इधर कुआं उधर खाई, जैसे वहां फंसा था वैसे हमेशा फंसेगा। देखिए गलत आदमी हमेशा फंसता अमिताभ जी, तो गलत पाकिस्तान है और हमेशा से गलत रहा है। अवधेश जी, आज प्रधानमंत्री ने केंद्र के सभी मंत्रालयों के सचिवों के साथ बैठक की। ये बड़ी विशेष चीज है। CDS के साथ बैठक, आर्मी चीफ के साथ बैठक, डिफेंस चीफ के एयरफोर्स चीफ के साथ बैठक, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार के साथ बैठक, ये सब बैठकें सामान्य है जो परिस्थिति है। लेकिन देश के हर मंत्रालय के सचिव के साथ एक सामूहिक बैठक देश भर के सचिवों के साथ, ये किसी लंबी रणनीति का आरंभिक चरण लग रहा है, नहीं? बिल्कुल ठीक कह रहे हैं अमिताभ जी। ये नया भारत है, और नए भारत में बेहतर समन्वय कैसे हो। मान लिया कि किसी पावर ग्रिड पर कोई हमला होता है, मान लिया कि कहीं रिफाइनरी पर कोई अटैक होता है, तो सभी विभागों का कैसे बेहतर समन्वय हो, इसके लिए माननीय प्रधानमंत्री जी ने आज की बैठक की है। और माननीय प्रधानमंत्री जी 2 कदम आगे चलते हैं, और इसीलिए
उनकी जो नीति होती है उसकी सर्वत्र सराहना होती है कि किस प्रकार से कूटनीतिक दृष्टि से, सामरिक दृष्टि से देश कैसे पहले तैयार किया, सेना फिर कैसे तैयार हुई, नागरिक कैसे तैयार हुए, आल पार्टी के लोग कैसे तैयार हुए। इस मामले में नरेंद्र मोदी जी का कोई सानी नहीं है। और इसीलिए चाहे छोटे ग्रुप की बैठक हो, चाहे वो सीडीएस के साथ बैठक हो, चाहे वो जो जितने भी विभागों के मंत्री हैं उनके साथ बैठक हो, और अब सचिवों के साथ जो बैठक है, ये सब केवल बेहतर कोऑर्डिनेशन के लिए हो रहा है कि कोई ऐसा पिन पॉइंट ना हो जहां कोई कमजोरी रह जाए। क्योंकि अब युद्ध कितना दिन चलेगा ये अतीत के गर्त में है। इसलिए भारतीय सेना जो पूरे देश का फक्र है, शौर्य है, साहस है, पराक्रम है, और पूरी तकनीक के साथ, पूरी रणनीति के साथ जो हमले कर रही है, उसके संदर्भ में प्रधानमंत्री जी कोई चूक नहीं करना चाहते। और इसीलिए सभी विभागों के सचिवों के साथ बैठक करके वो एक अच्छे कोऑर्डिनेशन की तरफ जाना चाहते हैं। और अच्छी एक बात है कि जिस प्रकार से सभी शहरों में मॉक ड्रिल करके नागरिकों को युद्धाभ्यास के समय किस प्रकार के आचरण करने चाहिए उसके संबंध में तैयारी कराना, और इसके अलावा जो हमारी सेना के जवान हैं उनके साथ बैठ करके, उनके विभागों के अध्यक्ष के साथ बैठ करके एक एक पॉइंट पर चर्चा करना, और कुल मिलाकर के एक सामूहिक बेहतर रणनीति बना करके हम कैसे पाकिस्तान को धूल चटाएंगे और आतंकवादियों को नेस्तनाबूद करेंगे, इस ओर प्रधानमंत्री का ध्यान मुझे लगता है कि मोहम्मद बेहतर परिणाम भी मिलेंगे। मेजर शाह, आज जो ये बैठक हुई, हालांकि सीधे आपसे जुड़ा प्रश्न नहीं, लेकिन फिर भी सचिवों के साथ बैठक की प्रधानमंत्री ने, हर मंत्रालय का सचिव वहां मौजूद था। युद्ध जैसी जब परिस्थितियां होती हैं तो देश में एक वार बुक है, उसके हिसाब से व्यवस्थाएं आकार लेती हैं। सामान्य व्यवस्थाएं हटा नेपथ्य में कर दी जाती है, एक नई व्यवस्था होती है जो वार बुक के हिसाब से चलती है। क्या वैसी परिस्थितियां बन रही हैं? ये मीटिंग उसी की दिशा में एक कदम है? मैं फौज में रह चुका हूँ, रह चुका हूँ, बहुत खून आंखों के सामने होते दिखा है मुझे कि युद्ध जो होता है ये फिल्म में बड़ा अच्छा दिखता है, लेकिन कितना भयानक युद्ध होता है वो मुझे मालूम है। और इसमें विजेता कोई विजय नहीं होती, नुकसान दोनों का होता है, एक का ज्यादा होता है, एक का कम होता है। मैं ये बात मैं बोलता हूँ, नुकसान जिसका भी हो, एक के अगर 100 मरेंगे दूसरे के भी 10 मरेंगे कम से कम, तो नुकसान 10 मरे होंगे, नुकसान उसका भी होगा। तो मैं युद्ध के कभी पक्ष में नहीं रहता हूँ। ये बोलते हुए मैं ये बोलना चाहूंगा, लेकिन इस बार पाकिस्तान ने हमको उकसाया है, बोला है, हमें बुलाया है और चाहते हैं पिटना। उन्होंने बुलाया है, आओ आके मारो, हम मार के बताओ। तो अब जो युद्ध की स्थिति बनी हुई है ना, अभी हमने क्या करा, हमने तो केवल उनके टेररिस्ट लॉन्च पैड्स को नष्ट किया, वो भी सटीक निशाने से 9 के 9। और हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी बिठाई उसके बाद, और कर्नल ग्रुप के विंग कमांडर भूमिका सिंह और कर्नल सोफिया कुरैशी, विक्रम मिश्री साहब के साथ जो फॉरेन सेक्रेटरी साहब हैं, आप वो आए, दुनिया के आगे उन्होंने बताया कि हमारा मकसद पाकिस्तान पे अटैक करने का नहीं था, केवल सर्जिकल स्ट्राइक, टेररिस्ट लॉन्च पैड्स को नष्ट करने का था। अगर पाकिस्तान जवाबी कार्रवाई करता है तो उसको छोड़ेंगे नहीं। पाकिस्तान का बयानबाजी की थी कि वो जवाबी कार्रवाई करेंगे। भाई ठीक है, आप किस पे कर रहे? हिंदुस्तान में कोई टेररिस्ट लॉन्च पैड्स है? कहां पे हो गए? सेना पे हो गए? सिविलियंस पे हो गए? जैसे उन्होंने प्रयास किया, आओ उनकी आगे हम धूल चटाई। उन्होंने मासूम बच्चों को मारा है उनकी शेयरिंग में, पता है? मासूम बच्चों की फोटोग्राफ वायरल थी, दिल रोए वो देख के। जो 22 बिल्कुल ठीक बात है। अलीशा साहब, एक मैं आपको रोकूंगा, मैं डॉक्टर दीवान के पास चलूंगा। दीवान साहब, एक बात बताइए, क्या पाकिस्तान इस परिस्थिति को युद्ध की ओर ढकेल रहा है अपने कर्मों से, अपने उत्तेजक अभियानों से,
क्या पाकिस्तान इस स्थिति को युद्ध की ओर ढकेल रहा है, फुल फ्लेजेड वॉर की ओर ढकेल रहा है? आपका तजुर्बा क्या कह रहा है? बिल्कुल ढकेल रहा है, ये जग जाहिर है, बिल्कुल ढकेल रहा है। कारण क्या है अमिताभ जी, इन्होंने इतना हल्ला मचाया है, मुल्ला आसिफ मुनीर ने, अब चुप नहीं बैठ सकते। मैंने आपसे अभी कहा कुछ देर पहले, ना ऐसी स्थिति में है ना निगले बने ना उगले बने। चुप बैठ जाएं तो इनकी आवाम इनको नोच देगी। तो बड़ी बड़ी बातें करते थे, तुम लोग चूड़ियां पहनी हुई हैं, और लड़ाई करते हैं तो पाकिस्तान सख्ते में आएगा। ये मैं बता रहा हूं आपको, एक चीज होती कोलेट्रल डैमेज। 9 जगह हमने स्ट्राइक की कल रात को, सिविलियंस नहीं मरे। अगर युद्ध आगे बढ़ेगा, रूस यूक्रेन में ये हो रहा है, इजराइल हमास में ही हुआ है, कोलेट्रल डैमेज बढ़ेगा। इन्होंने आज हमारे 16 निहत्थे मार दिए हैं, तो ये बढ़ेगा कोलेट्रल डैमेज। मैं बिल्कुल, वॉर युद्ध कोई नहीं चाहता है, बहुत पीड़ाजनक चीज है, पर इससे बच नहीं सकते आप। महाभारत में न्यूक्लियर वॉर हुआ था, 18 दिन के वॉर में दुनिया तबाह हो गई थी। क्या करेंगे आप? जब पाप का घड़ा इतना भर जाए तो टूटता है, तो बहुत खून बहता है। तो ये होगा, ये कर रहे हैं ये काम जो आप कह रहे हैं, पर इनके बस में और चारा नहीं। देखिए, इनके परिवार तो विदेश चले गए हैं, ज्यादा गर्मी होगी है तो फ्लाइट लेके भाग जाएंगे, ये भाग जाएंगे फ्लाइट लेके। सी पैक कौन संभालेगा? चीन, बलूचिस खुद संभालेंगे, ये भाग जाएंगे यहाँ से। और जो भागने वाले नहीं है, उनका सांसद वो आज रो रहा था। मोहम्मद अली शाह, मैं इसी बात पर एक छोटी सी टिप्पणी आपकी लूंगा, फिर अवधेश जी और अशोक जी के पास चलूंगा। क्या पाकिस्तान इस परिस्थिति को युद्ध की ओर ढकेल रहा है जानबूझकर? जानबूझ की तो मैं मुझे मालूम नहीं, मगर 100% पाकिस्तान स्थिति को युद्ध की तरफ ढकेल रहा है, और उसमें नुकसान पाकिस्तान का ही होगा उन बेवकूफी की से। जानबूझ रहा है तो ठीक है, अलग बात है, अगर जानबूझ के कर रहा है तो मैं कहूँ पाकिस्तान की बहुत बड़ी बेवकूफी है। पाकिस्तान एक तरीके से भोग कर रहे हैं, अभी भी कर रहे हैं। बीच में ब्लैकआउट हो गया था इसके लिए, क्योंकि फोन कर रहे हैं चिंता के कि भाई क्या युद्ध हो गया है, क्या युद्ध। मैं मारो यार, जी ठीक बात है, ठीक बात है मोहम्मद अली शाह साहब, ठीक बात है। अशोक यादव जी, वही प्रश्न आपसे, क्या पाकिस्तान इस परिस्थिति को युद्ध के मुहाने पर लाके खड़ा करना चाहता है? देखिए अमिताभ जी, जो इतिहास रहा है पाकिस्तान का, चाहे आपने 65 का जिक्र किया या 71 का जिक्र किया, हाँ सॉरी 71 में भी और 65 में भी, दोनों में भी पाकिस्तान का यही रवैया रहा कि जानबूझकर युद्ध में अपने आप को ढकेला हो। अमूमन ये होता है कि जो व्यक्ति कमजोर होता है वो सोचता है कि लड़ाई न करें, दो बात अगले की सुन के साइलेंट हो जाता है। लेकिन पाकिस्तान एक अजीब जीव है जो कमजोर होने के बावजूद भी बार बार भारत को उकसाता है कि आओ हमसे लड़ो। आप 71 में मुझे याद है जब नियाजी साहब ने, नियाजी हमारे जो जनरल मनेकशा के सामने आत्मसमर्पण किया था, 92,208 सैनिकों के साथ आत्मसमर्पण किया था, और वो भी रोते रोते किया था, रोया था, बाकायदे फफक के रोया था, रोते हुए समर्पण किया था। उसके बाद भी पाकिस्तान को सबक नहीं सीखा। 1971 के दूसरे से सबक लेना चाहिए कि हमने 92,208 सैनिकों के साथ समर्पण किया, और उसके बाद फिर यहाँ पे अपनी जो है वही पुरानी हरकत शुरू कर दिया पाकिस्तान। तो अब पाकिस्तान अगर इस तरह का काम कर रहा है तो मुझे नहीं लगता है कि चाइना के अलावा पूरे विश्व में, तुर्की के अलावा कोई विश्व में कोई उसका साथ नहीं देने वाला है, क्योंकि सबको पता है कि गलती किसकी है। हिंदुस्तान की यही खूबसूरती है कि हम लोग कभी किसी के ऊपर अटैक नहीं करते हैं। ये हमारी जो नीति चली आ रही है, ये शुरू से ही नीति चली आ रही। अब पाकिस्तान अगर इस तरह का हरकत कर रहा है तो उसको तो झेलना पड़ेगा, और न सिर्फ उसको झेलना पड़ेगा, बिना मतलब को उसके नागरिकों को भी झेलना पड़ेगा। क्योंकि भारत ने कोशिश किया है, जो हमारे प्रिसीजन वाले जो हथियार हैं, उन हथियारों की सटीकता तो सेंटीमीटर में है। जो स्कार्प मिसाइल की बात मैंने की, वो सेंटीमीटर तक उसकी सटीकता है। तो इतना सटीक हम लोग उसके ऊपर प्रहार कर रहे हैं कि वहां के जो निर्दोष नागरिकों की हत्या न हो, वहां के सेना वालों को न लगे। लेकिन वो इतना मतलब गिरा हुआ पाकिस्तान कि हमारे निहत्थे लोगों को मार रहा है, हमारे बच्चों को मार रहा है। तो ये इंटरनेशनल कम्युनिटी में कभी कहीं भी उसके प्रति सिंपैथी किसी भी देश के पास नहीं है। वो एक दो देशों को छोड़ के अमिताभ जी, पूरा अंतर्राष्ट्रीय बिरादरी हमारे साथ खड़ी है, देश के साथ खड़ी है। इसलिए पाकिस्तान अगर नहीं सुधरेगा तो बर्बाद हो जाएगा, आर्थिक रूप से, सामरिक रूप से, दोनों तरह से बर्बाद होना उसका निश्चित है।
ठीक है अवधेश पांडे जी, वही प्रश्न आपसे, क्या पाकिस्तान विलफुली चाहते हुए सोचते समझते युद्ध की ओर ढकेल रहा है चीजों को? और अगर हां तो इसके पीछे आपकी समझ क्या कहती, पाकिस्तान का मोटिव क्या? ये बात तो पाकिस्तान भी जानता होगा कि हम 4 दिन में ढेर हो जाएंगे, अपना खजाना भी जानता है, अपने तोप गोलों की हैसियत भी जानता है, अपने लीडरशिप की हैसियत भी जानता है, उनका साहस भी देखा है 71 में, और उसके बाद भी पाकिस्तान परिस्थितियों को युद्ध के मुहाने पर लाके खड़ा कर रहा है। अवधेश जी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। पाकिस्तान बेहद गैर जिम्मेदाराना मुल्क है। वो जिस प्रकार से झूठ बोलता है, डींगे हाँकता है, और अपने देश के दबाव में वो जिस प्रकार से जकड़ा हुआ है, लाजमी है कि वो वहां सेना का शासन आगे हो जाए और वहां की जो तथाकथित डेमोक्रेसी है वो ध्वस्त हो जाए। क्योंकि जिस प्रकार से हालात है कि वो मंदिरों पर, गुरुद्वारों पर हमले कर रहा है, वो भारत के रिहायशी इलाकों को निशाना बनाने की कोशिश में है, भारत के जो सेना क्षेत्र हैं उनको टारगेट करने की कोशिश में है, तो एक वो गंभीर परिणाम की ओर आगे बढ़ रहा है। उसको अंदाजा नहीं है कि अगर हम ऐसा करेंगे तो हमारी क्या हालत होगी। उसकी हालत वही होगी कि अगर वो ऐसा गैर जिम्मेदाराना काम करेगा तो पाकिस्तान दुनिया के नक्शे से समाप्त होने की कोशिश कर रहा है। जिस प्रकार से वो वहाँ के मिलिट्री के जो वहाँ के सेनाध्यक्ष हैं मुनीर साहब, जिस प्रकार से वो गलत बयानबाजी कर रहे हैं, और वहाँ का जो इतिहास है, जैसा अशोक जी ने कहा कि 1948 से लेकर के अब तक जिस प्रकार से वो गैर जिम्मेदाराना काम करते हैं और मुंह की खाते हैं, उससे पाकिस्तान कोई सबक नहीं ले रहा है। और इस बार चूंकि वो उनको अंदाजा नहीं है कि भारत किस मूड में है, और जैसा कि हमने कहा कि नया भारत है, और नया भारत अपने जो अधिकार है उसके, अपने सुरक्षा के अधिकार का भी केवल उपयोग करके केवल आतंकी ठिकानों को ध्वस्त कर रहा है, जिन्होंने भारत के निर्दोष नागरिकों को मारने का काम किया है। लेकिन अगर थोड़ी सी भी गलती पाकिस्तान ने की तो इस बार ऐसे परिणाम होंगे कि पाकिस्तान उसको भुगतेगा। जैसा कहा जाता है कि लम्हों ने खता की थी, सदियों ने सजा पाई। ठीक बात अवधेश जी, अच्छा नहीं, बिल्कुल ठीक बात है, लम्हों ने खता की थी, सदियों ने सजा पाई। मुझे लगता है, मेरी समझ कहती है, बाकी बेहतर तो रक्षा विशेषज्ञ लोग जाने, लेकिन मेरी सामान्य समझ ये कहती है कि पाकिस्तान की आर्मी के सर्वाइवल का सवाल खड़ा हो गया पाकिस्तान में। वो क्या करें, लूडो खेलें कि कंचे खेलें? उनका जो कुछ ब्रेड बटर है वो इसी से चलता है कि पाकिस्तान में तनाव बना रहे। पाकिस्तान तनाव से बाहर आ जाए, या व्यवस्था को व्यवस्था और आतंक के कारोबार से बाहर आ जाए, तो कोई जियाउल हक कहां से कैसे पैदा हो सकता है? कोई मुशर्रफ कैसे पैदा होगा? कोई मुनीर कैसे पैदा होगा? ये जियाउल हक, ये मुनीर, ये मुशर्रफ पैदा ही ऐसे इन्हीं अव्यवस्थाओं के चलते होते हैं भाई। मुनीर भी जियाउल हक होना चाहता है, मुनीर भी मुशर्रफ होना चाहता है कि परवेज शरीफ की गर्दन दबा दूं कहीं धीरे से अंधेरे उजेरे में, और मैं खुद ही हो जाऊं। अरे पाकिस्तान की आर्मी का जो मुखिया होता है वो ये भी सोचता है कि पाकिस्तान के पास वैसे ही कुछ नहीं बचा, तो जो थोड़ा बहुत बचा उसको बचा के भी रखने से कोई फायदा नहीं, जब सबको लूट गया। लेकिन उतना माल है जितने में आर्मी के हुक्मरान अच्छा खा ले, अच्छा पहन ले, लंदन में फ्लैट ले ले। गलत तो नहीं कह रहा भैया अली शाह साहब? पाकिस्तान के आदमी के पास लंगोट भले ही ना बची हो दीवान जी, लेकिन पाकिस्तान की आर्मी के जनरल, ब्रिगेडियर, मेजर और चीफ दुनिया के संपन्नतम लोगों जैसा जीवन जीते हैं, दुनिया के संपन्नतम लोगों जैसा। और अगर पाकिस्तान में सब लोग विकसित हो जाएंगे तो मुनीर पैदा नहीं हो पाएंगे, जान लीजिए। मुनीर बने रहें, इसलिए जरूरी है पाकिस्तान कहीं ना कहीं युद्ध में फंसा रहे, या तो युद्ध होता रहे या युद्ध का डर बिकता रहे। पाकिस्तान में युद्ध का डर बिकता रहे,
ये युद्ध का डर बेचा जा रहा है। हमारी चिंता बड़ी है, हमारी जिम्मेदारी बड़ी है, हम भारत हैं। लेकिन मुश्किल यह है, आप हमारी देहरी पर लाकर युद्ध खड़ा कर दोगे तो हमको दरवाजा खोलना पड़ेगा, क्योंकि राष्ट्र की रक्षा का संकल्प भी हमारे साथ है। सामान्य नागरिकों की हत्या जो हो रही है जिस ढंग से, 16 निर्दोष लोग मारे गए हैं। पहलगांव में 26 मारे गए थे, कल से लेकर आज तक 16 सिविलियन मारे गए, जिनका कोई दोष नहीं, जिनका कोई अपराध नहीं। यह हमारे धैर्य का इम्तिहान लेने की कोशिश हो रही है। और शायद इसीलिए हमारी सरकार ने ऑपरेशन सिंदूर को कंटिन्यू करने का फैसला किया है। जान लीजिए, हम वो सब लक्ष्य हासिल कर लेंगे ऑपरेशन सिंदूर से ही जो हासिल किए जाने चाहिए, या देश को जिनकी आकांक्षा है, इच्छा है। भरोसा रखिए, यह ऑपरेशन सिंदूर सामान्य तैयारी के साथ लॉन्च नहीं हुआ। मैं आज दिन में कह रहा था, दीवान साहब और शाह साहब उसको और बेहतर ढंग से समझेंगे, कि दुनिया में, अशोक भाई, दुनिया में अमेरिका, इजराइल ने भी कभी अभी तक एक साथ 9 टारगेट इतनी कुशलता के साथ हिट नहीं किए। सिंगल टारगेट तो बहुत अच्छे से हिट किए। अमेरिका तो एक बार अफगानिस्तान की पहाड़ियों में घर बना के बैठा एक आतंकी था, उसके कमरे में मिसाइल घुसा दी थी। लेकिन 9 टारगेट एक साथ हिट नहीं किए किसी ने, जो भारत ने किए। इसके लिए 14 दिन अगर हमने लगाए तो कोई बहुत बड़ा समय नहीं है। तैयारी अच्छी हो तो बीच में चिंता नहीं करनी पड़ती है, और तैयारी कमजोर हो, आप सोचिए 15 स्थानों से कोशिश हुई पाकिस्तान की कि मिसाइलों से भारत में नुकसान कर दें। भारत ने 15 स्थान पर उसके इस दुस्साहस को ध्वस्त कर दिया। यह बिना किसी तैयारी के हो सकता है क्या? नहीं ना। उस वक्त लोग पूछ रहे थे कि क्यों नहीं कर रहे हैं, कब करेंगे। सारे प्रश्नों का उत्तर समय दे रहा है। लेकिन मुझे लगता है जिस ढंग से कल हमने पाकिस्तान में आतंकियों के जनाजे को देखा, एक आतंकी के जनाजे में पाकिस्तान के चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ का रीत रखा था, फूलों का चक्र, और उसी के ऊपर जरदारी का भी रखा था, प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान का। जिस देश में राष्ट्रपति और सेना प्रमुख आतंकियों को फूल भेजे उनके जनाजे पर, और जब नमाज जनाजा में खड़े हो पाकिस्तान की आर्मी, उस देश से अगर आप ये अपेक्षा करें कि वो सुधर जाएंगे, तो मुझे लगता है हम अपने साथ छल कर रहे हैं। वो नहीं सुधरने वाले। ये भारत को तय करना है कि पाकिस्तान किसी भी सीमा तक गिर सकता है, और पाकिस्तान जिस निचले स्तर तक जाएगा उसमें हमारी प्रतिक्रिया कैसी होगी, कहां तक होगी, ये हमको तय करना है आज और अभी। और मुझे लगता है कि शायद इसीलिए देश ने ये निर्णय लिया कि केवल 9 आतंकी ठिकानों को ध्वस्त करके हम नहीं ठहरेंगे। हम इस बार फुल एंड फाइनल हिसाब करेंगे, पूरा हिसाब, उधार नहीं रखेंगे ना। तुम आगे बढ़ो, हम जवाब देंगे, आओ। और ये ठीक बात है कि भारत शक्ति और सामर्थ्य के साथ संयम भी जानता है, लेकिन देश के मान सम्मान और यहां के नागरिकों की सुरक्षा की कीमत पर कुछ भी भारत को स्वीकार नहीं होता, कभी ना इतिहास में हुआ, ना आज होगा, ना भविष्य में होगा। धन्यवाद।
उत्तर चाहिए ब्रॉट टू यू बाय आर प्योर का हल्दी मसाला, मिर्च धनिया करे कमाल, सबका राजा आर प्योर मसाला। दादी के हाथों का जादू और खुशबू से महकता घर, माँ की मुस्कुराहट और खाने की सुगंध। MDH गरम मसाला, क्योंकि हर रिश्ता है स्वाद से जुड़ा। पास है प्योर पाव भाजी का मसाला, प्योर पाव भाजी मसाला, पाव भाजी को टेस्टी बना डाला, सबका राजा आल प्योर मसाला। अरे श्रीमती जी कुछ तो सस्ता लो, बचत करो। नहीं श्रीमान जी, सब बढ़िया लो, रहने दीजिए। इसमें क्या खास बात है? थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात। वाओ मामा, क्या स्वाद है। अरे मेरे राजा, सबका राजा आल प्योर मसाला। ये सीक्रेट रेसिपी MDH का जीरा सिर्फ जलजीरा मसाला। कुछ तो सस्ता लो, सब बढ़िया लो, इसमें क्या खास बात है? थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात। सबका राजा आल प्योर मसाला। थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात। वाओ मामा, क्या स्वाद है। अरे मेरे राजा, सबका राजा आल प्योर मसाला। अब छोलिया हो या लोबिया, सफेद चने या काले चने, सब कुछ मजेदार बने। आर प्योर शाही पनीर मसाला, डिलीशियस, हेल्दी,